ने आप सभी लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। आप लोगों के बीच में अपने विचार रखे और आप लोगों ने सभी के विचारों को सुना समझा। साथियों, इसी प्रकार से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस आयोजक टीम को, यहाँ के लोगों को, जिन साथियों ने समाज को एकजुट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और समय समय पर समाज को एकजुट करने के लिए हमारे समाज में पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक साथी, हमारे V1 के साथी भी लगे हुए हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो समाज एकजुट नहीं है उस समाज को एकजुट करने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रमों का सहारा लेते हुए विचार संगोष्ठी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम जागृति कर रहे हैं। मैं उन सभी आयोजक कमेटियों को भी साधुवाद देना चाहता हूँ। साथियों, हमारे तमाम पूर्व के वक्ताओं ने अपनी बात को रखा। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी, जो कि यहाँ बैठे हमारे उपासकगण बैठे हुए हैं, हमारे पूज्य भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह रावल जी द्वारा लिखी गई कहानी है। एक जंगल था, जंगल में सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपना जीवन यापन कर रहे थे। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन एक दिन उस जंगल में एक घटना घट जाती है। घटना घटती है, जंगल में आग लग जाती है साथियों, और जंगल धू धू करके जलने लगता है। जिधर देखो चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। साथियों, एक चिड़िया के मन में ख्याल आता है कि इस जंगल से हमको जीवन मिला, आश्रय स्थल मिला, इस जंगल के छांव में हमने रह करके अपना जीवन काटा और इसके फलों को खा करके हमने अपना जीवन संभाला। चिड़िया के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना आज जंगल पर अगर आग लग गई है तो उसकी आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, चिड़िया पास वाले नदी में जाती है, तालाब में जाती है, पानी भर के अपनी चोंच में लाती है और उस जंगल की आग पर डालने का काम साथियों करती है। साथियों, ये बात एक दूर से बैठा हुआ बंदर देख रहा होता है और चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, तू पागल हो गई है क्या? तेरी चोंच में इधर रत्ती भर पानी आता है, इस चोंच के पानी से तू जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया उसकी सुनवाई नहीं करती है। वो फिर जाती है जंगल में, तालाब में, और चोंच में पानी भर के लाती है, उस तालाब में डालती है। बंदर फिर से चिड़िया को टहलता है, कहता है कि चिड़िया, तू पगला गई है, तेरे पंख झुलस गए हैं, आग लग गई है तेरे पंखों में, और जीवन बचा तो सब कुछ बचा, अपना जीवन बचा के भाग निकल। चिड़िया कहती है, रे बंदर, इस जंगल ने हमको सब कुछ दिया, इस जंगल ने हमें आश्रय स्थल दिया, इस जंगल के नीचे हमने रहकर अपना जीवन बिताया, लेकिन आज इस जंगल पर अगर ये घटना आ गई है तो क्यों हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि इस जंगल को आग को बुझाने का कार्य करना चाहिए? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले बंदर, जब कभी जंगल की आग की घटना लिखी जाएगी, तेरा नाम गद्दारों की सूची में और मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, ये बात एक हाथी दूर से बैठा हुआ सुन रहा होता है और वो चिड़िया के पास आकर के कहता है कि ये चिड़िया, तूने अभी बंदर से जो बात कही मेरी समझ से नहीं आया, मुझे दोबारा से बता। तो चिड़िया हाथी को कहती है कि बंदर, हाथी, इस जंगल के नीचे हमने सब लोगों ने अपना जीवन बिताया है, इस जंगल में हमने सबने अपना आश्रय स्थल रहा है। आज किसी कारण से जंगल पर अगर ये घटना घट गई, आग लग गई है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको बुझाने का काम करना चाहिए। हाथी कहता है, मेरी बात समझ में नहीं आई, एक और बात तूने कही थी। हाथी को भी चिड़िया कहती है कि जंगल में जब सब कुछ हमको मिला है तो हमको इस जंगल को आग को बुझाने का काम करना चाहिए। अगर कभी भी इस जंगल की घटना लिखी जाएगी तो हाथी बंदर का जो दूर से बैठ करके मजा ले रहा है, इसका नाम तो गद्दारों की सूची में आएगा, और जब जो भी व्यक्ति इस जंगल की आग को बुझाएगा उसका नाम सुनहरे अक्षरों में आएगा। साथियों, ऐसा ही करके हाथी और चिड़िया दोनों मिल जाते हैं। हाथी चिंगाड़ भरता है, हजारों हाथी इकट्ठे हो जाते हैं और हजारों हाथी और चिड़िया मिल करके तालाब में जाते हैं, नदी के तालाब से पानी भर करके उस जंगल में डालने का काम करते हैं और जंगल की साथियों आग तो बुझ जाती है। जंगल की आग तो हाथी और चिड़िया के प्रयासों से बुझ जाती है। सम्मानित साथियों,
लेकिन ऐसा ही जंगल, ऐसा ही उपवन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान के रूप में लगा करके दिया। संविधान के रूप में हमको जंगल बना करके दिया। कोई चलिए साथी नारे लगा रहे कोई। ऐसा ही जंगल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमको बना करके दिया। सबसे पहले वृक्ष दिया शिक्षा का वृक्ष। जो भी साथी शिक्षा ग्रहण करके निकला, पढ़ लिख के निकला, आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा एक बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, मेरा बेटा शिक्षक है, मेरा बेटा पटवारी है, मेरा बेटा मास्टर है, मेरा बेटा आईएएस है, मेरा बेटा डीएसपी है, कलेक्टर है। साथियों, जो कुछ मिला बाबा साहब की बदौलत शिक्षा का वृक्ष मिला। साथियों, शिक्षा का वृक्ष मिला और शिक्षा के वृक्ष से हम लोगों ने नौकरियों में पहुंच गए और नौकरियों में पहुंच करके दूसरा वृक्ष मिला साथियों, धन का वृक्ष मिला। धन कमाया और धन कमाने के बाद हम लोगों ने ऊंची ऊंची कोठियां बनाई, ऊंचे ऊंचे महल बनाए और हम बड़े गर्व से साथ कहते हैं मेरा एक महल ग्वालियर में, मेरा एक महल इंदौर में, मेरा एक घर मुरैना में, मेरा एक उत्तमपुरा में, मेरा एक सिंगल बस्ती में। तीसरा वृक्ष बाबा साहब ने राज का वृक्ष लगाया। जिसने भी राज का वृक्ष खाया तो साथियों कहीं सरपंच बना, कहीं एमएलए बना, कहीं एमपी बना, कहीं मुख्यमंत्री बना। और साथियों ऐसा किसी और मसीहा ने नहीं किया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा करके दिखाया। साथियों, आज हम लोग बड़े ही गर्व के साथ शिक्षा ग्रहण करके कहते हैं कि हमको ये मिला वो मिला, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों का भूल जाते हैं। यहाँ ये बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं, इनको मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि ये तो मिशन का काम कर ही रहे हैं। इन्होंने तो अपना जीवन लगाया है, बाबा साहब के संघर्ष को समझ के यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन साथियों, आप लोगों ने सुना होगा 18 मार्च 1956 में बाबा साहब ने इस बात को भी कहा था, आगरा के भाषण में कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया। 18 मार्च 1956 में आगरा के भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया। ये बात क्यों कही? क्योंकि जिस बाबा साहब की बदौलत आरक्षण मिला, जिस बाबा साहब के संघर्षों की बदौलत शिक्षा का वृक्ष मिला, धन का वृक्ष मिला, राज का वृक्ष मिला, उन्हीं राज के वृक्षों को, धन के वृक्षों को हम लोग एहसानमंद हो गए। साथियों, बाबा साहब के एहसान को भूल गए। बाबा साहब ने जितना भी दिया हम लोग पीछे हट गए। हम कहीं ना कहीं दूसरे मनुवादी व्यवस्थाओं में ग्रस्त हो गए। जैसा कि हमारे बोध जी ने गीत के माध्यम से कहा, आदरणीय राजन जी ने कहा, आदरणीय और भी वक्ताओं ने कहा कि जो महापुरुष हमारे लिए जो कर गया उसके हम एहसानों को ही भूल गए। साथियों, आज जो भी कुछ करते हैं पाखंडवाद पे करते हैं, दिखावा करते हैं, बाबा साहब के नाम को भूल जाते हैं और दूसरों के मनवादी व्यवस्था का जप करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं हम साथियों बाबा साहब के साथ धोखा करने का काम साथियों कर रहे हैं। साथियों, अभी पार्टी की बात भी आई तो चूंकि मैं जिलाध्यक्ष हूं तो थोड़ी बहुत पार्टी के बारे में भी बोलना उचित समझता हूं, क्योंकि यहाँ हमारे समाज के भाई बहन बैठे हैं, कोई और नहीं बैठा है। साथियों, हमेशा से ही है बहुजन समाज पार्टी को गुमराह करने का काम जो चमचे होते हैं, वो चमचे आप लोगों के आग बीच में आकर के उल्टी सीधी बातें करके आप लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं इस बात को मैं सिद्ध करता हूं। 2018 में आप लोगों को पता होना चाहिए कि SC/ST एक्ट के लिए जब हमारा पूरा बहुजन समाज रोडों पर उतरा कि हमको SC/ST एक्ट को बहाल कराना है, बचाना है, तो साथियों हमारे मुरैना से ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से ही नहीं, पूरे देश में, पूरे जिलों में हमारे बहुजन समाज के तमाम नौजवान घरों से निकल करके मुरैना जाम करने के लिए पहुंचे। साथियों, 2 अप्रैल आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब 2 अप्रैल में हमारे तमाम नौजवान रोडों पर उतरने का काम हुआ तो साथियों वो संघर्ष आप लोगों ने, सभी लोगों को पता है। मैं जाना उसमें डिटेल में इसीलिए नहीं जाऊंगा, समय का भी अभाव है। साथियों, 2 अप्रैल में हमारे लोगों पे जब झूठे मुकदमे लादे गए तो साथियों हमारे कुछ लोगों ने बरगलाने का काम किया कि भाई इस भाजपा को रोकना है तो कांग्रेस को ले आओ, भाजपा को रोकना है तो कांग्रेस को ले आओ। ये हमारे बुद्धिजीवी कुछ लोगों ने इस बात का प्रचार किया, भ्रामक प्रचार किया और हम लोग भी बेकाबे में आ गए, हम लोग भी अपने वोट को नहीं रोक पाए। साथियों, स्वयं मुझ पर 2 अप्रैल में केस थे और मैं 1 साल घर से बकायदा बाहर रहा। साथियों, मेरे तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, दीपक जी बैठे हैं, तमाम लोग ये जेल काट करके आए हैं। साथियों, आज तारीख पर तारीख इन साथियों की चल रही है। 18 में हम लोगों ने गलती कर दी, इन लोगों की बातों में आ गए, हमने 6 की 6 कांग्रेस की सीटें जिता दी
और साथ ही जब 18 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी तो जनवरी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कमलनाथ जी को कहा कि आपके 114 एमएलए हैं, 2 एमएलए की जरूरत है, 2 एमएलए हम आपको दे रहे हैं। एक संजू कुशवाहा भिंड से, राम भाई पथरिया गोविंद आपको 2 एमएलए का समर्थन देते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, कांग्रेस सरकार ने 18 महीने में कोई भी दलितों के केस साथियों वापस नहीं किए। साथियों कोई भी केस नहीं किए और उनका जवाब मिलता है तो क्या कहते हैं कि समय कम था, 18 महीने थे, इसीलिए हम केस वापस नहीं कर पाए। अगर 5 साल सरकार चलती तो हम 2 अप्रैल के केस भी वापस करते। मैं उन नालायक लोगों से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में चलो आपकी सरकार नहीं है, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, आप लोगों ने कोई भी मुकदमे वापस नहीं लिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लड़के को बच्चे को पानी पीने पे मार दिया गया, एक हमारे मेघवाल बच्चे को मूंछ रखने पर मार दिया गया। साथियों मध्य प्रदेश के अंदर दलित आदिवासी के साथ पेशाब करने की घटना, हम आज भाषण देके चले जाएंगे, भंडारा खा के चले जाएंगे, लेकिन कल के बाद कोई आप लोग सारी बातों को भूल जाए। 4 बातें आप लोग भूल गए। जब सहारनपुर में हमारे लोगों के घरों को जलाया गया तब किस आवाज को किसी भी नेता ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने संसद के अंदर आवाज उठाने का काम किया हो तो यहाँ खड़ा होकर एक आदमी मुझे बता दे किसने किया। 2 अप्रैल में हमारे तमाम लोगों को झूठे मुकदमे लादे गए। किसी साथी ने भी अगर संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर आवाज उठाने का काम किया हो तो उसका नाम बता दे। ऊना गुजरात के अंदर, ऊना के अंदर 4 दलितों को बेरहमी से नंगा करके मारा गया, पीटा गया, लेकिन किसी भी नेता ने, सांसद ने, विधायक ने आवाज उठाने का काम नहीं किया। जब इस बात को परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मंच से, विधानसभा से नहीं, लोकसभा से नहीं, राज्यसभा से उठाने का काम किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 3 मिनट का समय नहीं दिया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 3 मिनट का समय नहीं दिया तो साथियों आप लोगों की खातिर बहन कुमारी मायावती जी ने सहारनपुर की घटना को उठाया, 2 अप्रैल की घटना को उठाया, ऊना की घटना को बोलना चाहा तो साथियों बहन कुमारी मायावती को बोलने नहीं दिया। साथियों सिर्फ 1 मिनट का समय दिया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आप लोगों की खातिर कहा कि जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, जिस बहुजन समाज से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, जिस बहुजन समाज से मैं आती हूँ, अगर मुझे उस समाज की खातिर बोलने का अधिकार नहीं है तो आज ही मैं सदन से इस्तीफा देने का काम करती हूँ और आप लोगों की खातिर इस्तीफा देने का काम साथियों बहन जी ने किया। साथियों आज हम लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बीएसपी तो खत्म हो गई, ये कोई खत्म और कोई नहीं कर रहा, आप और हम लोग मिलकर के कर रहे हैं। साथियों मनुवादी ताकत अगर मौजूद हो रही है तो आप लोग, हम लोगों की वजूद ऐसे हो रही है। मुझे 2.5 साल हो गया, 2 साल होने जा रहा है जिला अध्यक्ष बने हुए। 2020 में मुरैना 0 हो गया, मुझे 0 होने के बाद ये पार्टी की कमान मिली। लोगों ने कहा था कि मुरैना में नगर निगम का चुनाव है, 1-2 पार्षद बन जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा, बीएसपी खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ इनके मुद्दे से। साथियों मेरे मन में टीस थी कि चलो भाई कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास जारी रखना चाहिए। साथियों नगर निगम का चुनाव हुआ, हमारे मुरैना नगर निगम में आज तक बहुजन समाज पार्टी के इतने पार्षद जीत के नहीं आए, 8 पार्षद आपके जीत के गए और 7 आपके दूसरे नंबर पर है। यहाँ रणछोड़ यादव जी बैठे हैं, रामित मौर्य जी बैठे हैं, 70 वोट से रामित मौर्य जी हार गए, 50 वोट से तुम्हारे सिंगल वस्ती हार गए, 70 वोट से बाबूला को, 24 वोट से बाबूला सरपंच हार गए। तो कहीं ना कहीं 5-7 पार्षद हमारे इस वजह से हार गए और कुछ हमारी कमियों से हार गए, इसलिए हार गए कि हम लोग कह रहे थे कि 1-2 पार्षद बनेगा, 5-6 हजार जनता उठाएंगे। सारी बातों को हम लोग करते हैं जब ये समाज गुमराह होता है। आप लोगों को वादे से कह रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, आप फिर से एक बार उठ खड़े होइए, बहुजन समाज को एकजुट कर लीजिए। आप दिमिनी जीत रहे हैं, जोरा जीत रहे हैं, सवर्ण जीत रहे हैं और आप लोगों के बीच में भी 1-8 महीने के अंदर मुरैना सुमावली का भी परिणाम अच्छा होने जाएगा। मैं इस बात को दावे के साथ साथ कह रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग, कहीं ईदल सिंह को हराना है, कहीं अजब सिंह को हराना है, इस गुटबाजी में ना पड़िए, क्योंकि हम लोग दोनों ही पार्टी चाचा भतीजे वाली पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टियों से हम लोगों को बचने का काम करना है। मैं लास्ट में एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथियों जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 26 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट से निकल रहे थे तो कांग्रेस के नेता आचार्य कृपलानी डॉक्टर अंबेडकर से कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आज आपके चेहरे पर अजीब सी खुशी है।
डॉक्टर अंबेडकर, आज आपके चेहरे पर अजीब सी खुशी है, चमक है। खुशी का कारण क्या है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि कृपलानी मैं बहुत खुश हूँ। पहले इस देश में राजा के पेट से रानी के पेट से राजा पैदा होता होगा, लेकिन अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। मैंने ऐसी व्यवस्था को जन्म दे के रख दिया है। मैंने ऐसी व्यवस्था को जन्म दे के रख दिया है कि किसी रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा, अब बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा। कृपलानी बाबा साहब से कहते हैं, अंबेडकर आपने काम तो अच्छा किया वोट का अधिकार दे करके, लेकिन ये बाप का बहुजन समाज है, ये गरीब है, ये आपका बहुजन समाज है, लाचार है, बेसहारा है। हम आपके वोटों को खरीदेंगे, आप वोटों को खरीद करके अपनी सरकार लाएंगे और आपके लोगों पे हुकूमत करेंगे। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। वो भी कहते हैं कि कृपलानी ये बात तो सही है कि मेरा ये बहुजन समाज है, गरीब है, लाचार है, बेसहारा है। आप हमारे वोटों को खरीद करके अपनी सरकार तो जरूर बना लोगे, लेकिन जिस दिन मेरा ये बहुजन समाज वोट की ताकत को समझ जाएगा, उस दिन तुमसे बड़ा भिखारी पूरी दुनिया के अंदर नजर नहीं आएगा। कृपलानी साथियों, हम लोग आज कहीं साड़ी में, कहीं पौवे में, कहीं मीट में, कहीं मुर्गे में, कहीं 1000 में, कहीं 500 में अपने वोट को बेच तो देते हैं, लेकिन 5 साल हाय बसपा चिल्लाते हैं जब अन्य अत्याचार होता है। साथियों, अभी मेरे से एक फोन आ रहा था, इतनी परेशानियां पूरे जिले में कि थानेदार आपकी बात नहीं सुनता, आपकी FIR नहीं लेता। इसका कारण है कि हम लोग अपने जनबल को, अपने वोट बल को, अपने वोट बैंक को खत्म कर रहे हैं। और हम लोगों को अगर वोट बैंक को बढ़ा लिया तो इनकी औकात नहीं है। ये आपको उंगली तो क्या, आंख भी साथियों दिखाने की औकात नहीं है, इनकी आंख भी दिखाने। साथियों, आज बाबा साहब ने हमको एक बात बता देना चाहता हूं। जब बाबा साहब का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो साथियों उनके कफन के लिए कपड़ा नहीं होता है। एक कफन के लिए कपड़ा नहीं होता है तो साथियों उनकी पत्नी रामाबाई अपने साड़ी का आधा पल्लू फाड़ करके उसको कफन पे डालती है। मैं इस बात को इसीलिए कह रहा हूं कि अपने मसीहा की संतानें गरीबी में जी करके मर गई। हमारे मसीहा की संतानें गरीबी में, बीमारी में, उनकी पत्नी बीमारी में, बच्चे बीमारी के कारण चले गए इस दुनिया से, लेकिन आज हमारे शरीर पर जो कपड़े हैं वो किसी और की देन नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन। बाबा साहब की देन है, वोट का अधिकार बाबा साहब की देन है। अगर आप बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हो, अब तो कुछ नालायक चमचे लोग भी आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को संसद में जाने के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हो, वो पार्टी कह रही है कि हम संविधान बचाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? बाबा साहब ने बड़े ही पीड़ित होकर के कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस कांग्रेस का 4 आने का सदस्य मत बनना। लेकिन आज मेरे समाज के लोग कांग्रेस को सदस्य बनती हैं, कांग्रेस को वोट देती हैं। क्या हम बाबा साहब के साथ धोखा देने का काम नहीं कर रहे? आप मुझे बताइए, हम बाबा साहब के साथ कदम कदम पर धोखा दे रहे हैं और बाबा साहब को पूजा भी कर रहे हैं। बाबा साहब को सही मायने में मानना है तो उनको पढ़ना होगा, उनको समझना होगा, उनके साथ किस पार्टी ने क्या अन्याय अत्याचार किए उस पार्टी से बदला लेना होगा साथियों, तभी आप लोगों का भला होगा। वरना वोट के समय तो आप लोगों के पास तमाम दल आएंगे। मैं भी आया, हो सकता है कांग्रेस का कोई नेता आ जाए, कोई बीजेपी का आ जाए, वो भी अपनी बात कह जाएगा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने सड़क बनवाई। आप देख लो, मैं इस गांव में पिछले 5-7 साल से आ रहा हूँ, इसकी रोड भी नहीं बनवा पाए वो। कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह करेंगे वो लोग, तो हम लोगों को गुमराह नहीं होना है, अपने वोट बैंक को मजबूत करना है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आपने मुरैना में 2 से 3 MLA बना लिए और बनने जा रहे हैं। आप लोगों के साथ की जरूरत है, आप लोगों के सम्मान के साथ में आप लोग जरूर खड़े होंगे तो साथियों आवश्यकता से जरूर अधिक यहाँ पे मुरैना में विधायक बनने जाएंगे। साथियों में 4 लाइनें कहते हुए अपनी बाड़ी में विराम दूंगा, क्योंकि मार साहब खड़े हो गए, कहीं ना कहीं संकेत है खड़े होने का ही कि कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। ये धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, भारत का संविधान खतरे में, भारत का संविधान खतरे में। जय हिंद, जय भारत।